हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। पहले थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में एज इट इज उठ के आएंगे आपके लिए। चलिए देखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। कहीं आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए कहीं ट्राई नहीं कर रहे, तो आप कोई भी एक्सक्यूज बनाइए कि मैं बीमार था, कि मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मैं इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं था, कोई भी बहाना लगाइए, मगर कहीं आप ट्राई नहीं कर रहे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते और फ्यूचर में आप फेल होंगे तो कोई आपकी बहाने नहीं सुनेगा। इसलिए ट्राई करते रहिए और मेहनत करते रहिए, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। चलिए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन जैसे कि डेली अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं वैसे अपन इसका डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, वेयर हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जो भी लार्जेस्ट फर्स्ट हमेशा होता है तो वो एग्जाम के लिए डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, वेयर हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे लगाया गया है। हिंदी में देखिए, भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। ए पठानकोट पंजाब, बी काजा हिमाचल प्रदेश, सी लेह लद्दाख या डी उत्तराखंड। आपको बताना है कि कहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट हो रहा है। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी काजा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका बी काजा हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आपका क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लग रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी रिसेंटली भी आपको, जो मैं एमपी करंट अफेयर पढ़ा रहा था, तो अब एमपी में सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लग रहा है, अपने भोपाल रेलवे स्टेशन में। ठीक है, भोपाल रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड सब पहले एमपी का सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन लग रहा है। ठीक है, और इंडिया का सबसे ऊंचा कहाँ पे है, अपने काजा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। अब जैसे पेट्रोल और डीजल्स को क्या अपन को हटाना है और किसमें स्विच करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, इसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही है कि लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच कर जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जो पॉल्यूशन हो रहा है इसकी समस्या से निपटा जा सके। ये देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल्ड एट हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बन रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम भी चलाई जा रही है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्ट करने के लिए। उसका स्कीम का नाम क्या है, फेम स्कीम। ठीक है, फेम का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है कि लोग जल्दी से जल्दी फास्टर और उसका जल्दी से ज्यादा मैन्युफैक्चर हो सके, ताकि लोग पेट्रोल और डीजल को छोड़ के किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच हो जाएं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हो रही है, दिन पे दिन अपन देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, तो इससे निपटा जा सके। क्लियर। तो फास्टर एडॉप्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इस स्कीम में क्या, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदेगा उसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा सब्सिडी देगी, टैक्स बेनिफिट रिलीफ देगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री मेड रिमार्क ऑन कश्मीर ड्यूरिंग 76 सेशन ऑफ यूएन। मतलब किसने कश्मीर के मुद्दा उठाया यूएन की जनरल असेंबली, जो 76 जनरल असेंबली हो रही है। ठीक है, तो कौन से प्रेसिडेंट ने इंडिया का कश्मीर का मुद्दा उठाया। ठीक है, और क्यों उठाया ये अपन डिस्कस करेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र में के दौरान कश्मीर पर टिप्पणी की, मतलब कश्मीर के ऊपर टिप्पणी करी उन्होंने। ए फ्रांस, बी चाइना, सी टर्की या डी पाकिस्तान। किसके राष्ट्रपति ने वहां पे टिप्पणी की है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी टर्की। ठीक है, टर्की के प्रेसिडेंट ने, जो अभी हाल ही में आपने देखा हो यूएन जनरल असेंबली में टर्की और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा तनाव रहा, वो किसके ऊपर, इन्होंने क्या डायरेक्टली किसका, इतने सारा मुद्दा हो गया, 370 को हटे कितने साल हो गए हैं, उसके बाद भी ये किसका मुद्दा उठाते जा रहे हैं, यूएन जनरल असेंबली में डायरेक्ट कश्मीर का मुद्दा उठाते जा रहे हैं। ये कश्मीर को आजाद कश्मीर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी का क्या हुआ, इसी का जवाब देने के लिए दे देखिए, व्हाट इज साइप्रस टर्की इशू। ठीक है, साइप्रस क्या हुआ, आप जानते हैं एक साइप्रस कंट्री है,
ठीक है। साइप्रस जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पे इंडिया ने क्या कब्जा कर रखा है, उसी तरीके से क्या कश्मीर एक साइप्रस देश है, इस पे कब्जा किसने कर रखा है, टर्की ने। ठीक है। 1950 में यूएन का भी डिसीजन आया कि 1950 में जब इन्होंने यहाँ से ब्रिटेन छोड़ के गए, साइप्रस पे पहले क्या ब्रिटेन का राज था। ठीक है। जैसे कि इंडिया में ब्रिटेन रहता था, उसी तरीके से साइप्रस में भी ब्रिटेन कॉलोनाइज बना रखा था, अपना उपनिवेशवाद बना रखा था। जब 1950 में जब ब्रिटेन इसको साइप्रस को छोड़ के गया, तो इसके नॉर्थन जो एरिया था, जो साइप्रस का नॉर्थ एरिया था, ठीक है, इस पे किसने कब्जा कर लिया, टर्की ने कब्जा कर लिया। तो जिस तरीके से कमजोर नस इंडिया की कमजोर नस कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा टर्की इंडिया को छेड़ता रहता, तो इस बार तो इंडिया ने उल्टा उसको जवाब दे दिया। देखिए, जयशंकर रेफर्ड इट आफ्टर एर्दोगन कश्मीर इशू टू मार्क यूएनजीसी। साइप्रस का मुद्दा किसने उठा दिया, अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने, कि आप कहीं हमें छेड़ेंगे तो हम भी आपकी कमजोर नस जो साइप्रस है, इसके मुद्दे पे आपको भी यूएन में खींच के लाएंगे। ठीक है। तो किसने यूएन का में मुद्दा उठाया कश्मीर का, जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन। ठीक है। रिसेप एर्दोगन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो इसका जवाब किसने, अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने उसका जवाब दिया साइप्रस का मुद्दा उठा के। ठीक है। और इनके मिनिस्टर से भी मिला कि हमारे और इंडिया और साइप्रस के रिलेशन बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये काफी ज्यादा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी चाइना का। चलिए आपको ये बताना है कि ये पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको ये बहुत बड़े मुद्दे के बारे में आज पता चलेगा। रिसेंटली एवरग्रांडे वॉज इन न्यूज, व्हाट इट इज। एक एवरग्रांडे करके एक चीज है, आपको बताना है ये क्या है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में रही है। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं कि एवरग्रांडे है क्या चीज। ठीक है। और इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बन रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता में है पूरा वर्ल्ड। हाल ही में एवरग्रांडे खबरों में है, यह क्या है। ए ऑप्शन रियल इस्टेट कंपनी है ये कोई, बी सुपर कंप्यूटर है कोई, या सी कोई फाइनेंशियल कंपनी है, या कोई ड्रोन है। क्लियर। तो आपको बताना है कि ये कौन सा चीज है एवरग्रांडे। ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए ये क्या है। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल, आपको भाई बहुत बड़े मुद्दे के बारे में पता चलेगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए, एक रियल इस्टेट कंपनी है, चाइना की एक रियल इस्टेट कंपनी है, जो कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। ठीक है। ये चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है। ठीक है। इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि ये फेल हो जाएगी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। ठीक है। और इसके ऊपर अभी इसके फेल होने की कगार पे पहुंच चुकी है ये कंपनी। ठीक है। ये देखिए, ठीक है, द राइज एंड डिमिनिश ऑफ चाइनीज प्रॉपर्टी फर्म एवरग्रांडे। ठीक है। चाइनीज फर्म है एक एवरग्रांडे, ये किसमें इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या रियल एस्टेट में ये अपना इन्वेस्ट करती है। ठीक है। इसके ऊपर पता है कर्जा कितना है, 308 बिलियन डॉलर, 308 बिलियन डॉलर का कर्जा है। कहीं इतना ज्यादा इस पे कर्जा हो चुका है। ठीक है। और कहीं बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, सबने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। चाहे आप एलन मस्क देख लीजिए, बेज जोजॉब देख लीजिए, और अपने जो बिल गेट्स देख लीजिए, सबने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, सबने इसमें पूरी तरीके से काफी ज्यादा पैसा फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर रखा है। और कहीं ये फेल होती है तो बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से, जैसे आपने सुना होगा 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में, लेमन ब्रदर करके बैंक था, वो फेल हुआ था, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी थी। इसी तरीके से कहीं ये कंपनी फेल हो जाती है तो बताया जा रहा है कि भारत की स्टील कंपनियां पूरी तरीके से फेल हो जाएंगी, क्योंकि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भारत बहुत ज्यादा, उस पर 90% तक स्टील किसको वो करता था, एक्सपोर्ट, एवरग्रांडे जो रियल एस्टेट कंपनी थी। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या कौन सी कंपनी है एवरग्रांडे, जो कहाँ की कंपनी है, चाइना की। ठीक है। और किसमें ये इन्वेस्ट करती है, रियल एस्टेट, और भी ज्यादा बिजनेस है, मगर मेन इसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंपनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वाज कैंसल्ड इन द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग होनी थी, किस संगठन के फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग होनी थी, आपको बताना है, जो भी कैंसिल हो गई, और क्यों कैंसिल हो गई ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन देखिए इसका, न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की निम्नलिखित में से कौन सी बैठक रद्द कर दी गई है। ठीक है। कौन सी बैठक रद्द कर दी, या नाटो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, सी आसियान, या डी सार्क, मतलब इन सब में से किसके विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी न्यूयॉर्क में, जो कि रद्द कर दी है। क्यों कर दी है ये अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए इसका पहले करेक्ट आंसर देखिए कि किस विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी न्यूयॉर्क में, जो कि कैंसिल कर दी गई है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है। सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी, फॉरेन मिनिस्टरों की बैठक होनी थी, जो कि कैंसिल कर दी है न्यूयॉर्क में। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सार्क क्या और ये मीटिंग कैंसिल क्यों करी गई थी, ये देखिए। ठीक है। पहले तो आप ये देखिए सार्क होता क्या है। ठीक है। सार्क, ठीक है, सार्क एक रीजनल ग्रुपिंग है, एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है
साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्लियर। सार्क का ये फुल फॉर्म है सार्क, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल काठमांडू में, क्लियर। नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर। तो ये जो 8 देश आपको दिख रहे हैं, ये 8 देश इसके मेंबर है, ठीक है। ये 8 देश, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इसमें एक मेंबर है, ठीक है। तो अब मीटिंग किसकी होनी थी? सबके फॉरेन मिनिस्टरों की। मगर आप जानते हैं जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, ये तो क्या है, यूएन डेजिग्नेटेड कौन है? आतंकवादी हैं। और आतंकवादियों को कहीं आप किसी मीटिंग में बुलाते हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? उस देश को क्या कर रहे हैं? तालिबान को आप मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये एक पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार है। मगर ऐसा नहीं कि आप आतंकवादियां कह रहे हैं जो तालिबान के जितने भी लीडर्स हैं, तब क्या आतंकवादी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ठीक है। कहीं आप उनको ही फॉरेन मीटिंग में बुला लेंगे तो वहाँ पे क्या आतंकवादियों को आप क्या मान्यता दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इंडिया ने क्या तालिबान को मान्यता दी नहीं है। इसी चक्कर में इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो इसमें आप देखो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी है? इंडिया इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, क्लियर। ये देखिए व्हाई द सार्क मीटिंग वाज कैंसिल्ड, क्लियर। तो क्यों मीटिंग कैंसिल करोगे? अफगानिस्तान के मुद्दे पे इस बार मीटिंग कैंसिल कर दी। इसमें जो जुड़ा कब था? 1985 में सार्क बना था और 2007 में इसमें अफगानिस्तान जुड़ा था, क्लियर। होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं अच्छा लग रहा हो सेशन तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लियर। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस, क्लियर। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज। अभी रिसेंटली किसने 400 डेज नाम से बुक लिखी है, क्लियर। हिंदी ट्रांसलेशन देखिए इसका। चलिए 400 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर्यांश, बी अभिषेक सिन्हा, सी चेतन भगत या डी जुम्पा लहरी, ठीक है। इनमें से किसने 400 डेज नाम से बुक लिखी है, क्लियर। आर्यांश, अभिषेक सिन्हा, चेतन भगत या डी जुम्पा लहरी। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं किसने 400 डेज नाम से बुक लिखी है, ठीक है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी चेतन भगत जी की अभी न्यू बुक रिलीज हुई है जिसका नाम क्या है? 400 डेज, ठीक है। किसने लिखी है 400 डेज? चेतन भगत जी ने, क्लियर। चलिए ये देखिए, ये है चेतन भगत, क्लियर। ये देखिए चेतन भगत रिलीजेस ट्रेलर फॉर न्यू बुक 400 डेज, ठीक है। 400 बुक्स ने किसने लिखी है? इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, किसने लिखी है? चेतन भगत जी की नई बुक रिलीज हुई है जो किसका नाम क्या है? 400 डेज, क्लियर। याद रखना जो न्यूज में रहती है बुक्स, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, क्लियर। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु वॉन द ग्लोबल कीपर अवार्ड, ठीक है। हु वॉन द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। एक ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड होता है, अपन देखेंगे कि ये कौन देता है, किस संगठन, कौन सा संगठन देता है और किसको इस बार किसने जीता है इस बार, क्लियर। वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार 2021 किसने जीता? ए फैजल शेख, बी पोजिल मलाम्बो नजूका, सी जेनिफर कोलपास या डी हुसैन मोहम्मद बारसुले, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से, ये थोड़े अफ्रीकन नाम है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसने ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है। क्यों? क्योंकि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार ये जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। तो आपको बताना है किसने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है 2021 का, क्लियर। और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है ये आपसे पूरा डिस्कस किया जाएगा, और किसके द्वारा दिया जाता है ये भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। चलिए बताइए किसने जीता ये। इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ये देखिए फुमजिल मलाम्बो इनजुका, ठीक है। इन्होंने एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, साउथ अफ्रीका से। उन्होंने ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्यों दिया जाता है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? ये देखिए, पहले ये देखिए कौन देता है इसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, आप जानते होंगे, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है, बहुत अपने डोनेशन से ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अवार्ड देते हैं जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। उसके अंदर ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड देते हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इनको क्यों दिया गया है इन मैम को? इसलिए कि इन्होंने चाइल्ड राइट्स के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहन किया है, ठीक है, कोविड-19 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप 7th क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, क्लियर।
देयर हैज बीन अ बिग इरप्शन इन द वीजा वॉल्केनो इन विच कंट्री इट इज वॉल्केनो लोकेटेड। ठीक है, अभी रिसेंटली एक वीजा करके वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, उसमें विस्फोट हुआ है, तो आपको बताना है कि वो ज्वालामुखी किस कंट्री में सिचुएटेड करता है। क्लियर, चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर, कुमरे वीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। क्लियर, ए स्पेन, बी इंडोनेशिया, सी चाइना या डी जापान। जो कुमरे वीजा ज्वालामुखी है अभी इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो आपको बताना है कि किस देश में ये ज्वालामुखी प्रेजेंट है। ए स्पेन, बी इंडोनेशिया, सी चाइना या डी जापान। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप पेन पेपर लेके बैठा करिए, तो आप लिख लीजिए और लास्ट में चेक करिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए स्पेन। ठीक है, जो कुमरे वीजा करके ज्वालामुखी है उसमें अभी विस्फोट हुआ है रिसेंटली, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, स्पेन में। क्लियर, चलिए अपन देखते हैं स्पेन में कहाँ है ये। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कैनरी आइलैंड, एक स्पेन में एक आइलैंड है कैनरी आइलैंड, वहां पे लोकेटेड है कुमरे वीजा, ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड है, और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, कभी कैपिटल और करेंसी पूछ लिया जाता है आपसे, तो करेंसी क्या चलती है, यूरो। ठीक है, यूरोप में है ये, तो यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है और मैड्रिड इसकी कैपिटल है। ठीक है, कैनरी आइलैंड पे ये वॉल्केनो सिचुएटेड था जिसमें रिसेंटली अभी ब्लास्ट हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेटेड। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी, अभी उसको रिसेंटली रिलीज किया, तो किसने रिलीज किया आपको ये बताना है। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए फिर अपन डिस्कस करते हैं किसने रिलीज किया और इसमें रिपोर्ट में क्या था। ग्रामीण समृद्धि के लिए ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया, ए यूनेस्को, ए बी FAO, सी नाबार्ड या डी IFAD। ठीक है, ग्रामीण स्मृति के लिए ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, ए यूनेस्को, बी FAO, सी नाबार्ड या डी IFAD। ठीक है, बताइए आप किसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, फिर अपन डिस्कस करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया और इस रिपोर्ट में क्या क्या है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी IFAD। ठीक है, IFAD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको रिलीज किया। ठीक है, IFAD है क्या, IFAD है क्या, अपन देखते हैं कि IFAD कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए, ड्रास्टिंग चेंज, ये देखिए, द रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इस नाम से रिपोर्ट रिलीज करी है, किसने करी है, IFAD। ठीक है, IFAD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, रोम, इटली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली। ठीक है, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर, उसने ये रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट का नाम क्या है, द रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसलिए करिए क्योंकि अब क्या फूड हैबिट्स को चेंज करना है, जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि फूड हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो नई जनरेशन हो रही है। आप देख रहे हो फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई डिजीजेस, कोई ना कोई सिम्टम्स आते जा रहे हैं, तो इसको फूड हैबिट को अपन को चेंज करके अच्छा हेल्दी डाइट फूड लेना है। क्लियर, तो उसके चक्कर उस वजह से इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, ठीक है, तो उसके लिए ये रिपोर्ट रिलीज करी है रूरल एरिया से रिलेटेड। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए पहले आप। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेलिब्रेटिंग सप्ताह बिटवीन 20 एंड 26, 20 और 26 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक सप्ताह को मना रही है, तो उस सप्ताह का उन्होंने नाम क्यों रखा है और किस लिए रखा है ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन देखिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मना रहा है, उद्योग सप्ताह या व्यापार सप्ताह या वाणिज्य सप्ताह या प्रगति सप्ताह। ठीक है, आपको बताना है कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है जो 20 से लेकर 26 तारीख तक एक सप्ताह बना रहा है, और क्यों बना रहा है वो अपन डिस्कस करेंगे, तो उस सप्ताह का नाम बताना है। क्लियर, ए उद्योग सप्ताह, बी व्यापार सप्ताह, सी वाणिज्यिक सप्ताह या डी प्रगति सप्ताह। सप्ताह मतलब वीक बना रहा है, पूरा 7 डेज का उन्होंने एक स्कीम बना रखी है, एक योजना बना रखी है 7 दिन तक जो चलेगी, तो आपको बताना उस सप्ताह का नाम क्या है। क्लियर,
चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी, वाणिज्य सप्ताह। ठीक है, वाणिज्यिक नाम से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री कौन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वाणिज्य मतलब जितने भी व्यापार से रिलेटेड है उस चीज़ को क्या मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सप्ताह बना रही है, जिसका नाम क्या लिखा है, वाणिज्यिक सप्ताह। ये देखिए, ठीक है, वाणिज्य सप्ताह सेलिब्रेटिंग फ्रॉम 20 to 26 सितंबर बाय डीएफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो 20 से लेकर 26 तक एक वाणिज्य सप्ताह बनाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, इवेंट प्लान टू क्रॉस इंडिया हाईलाइटिंग भारत, आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत जो मेक इन इंडिया, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि मतलब जितनी भी चीज़ें भारत में बने, उसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो 75 साल है आज़ादी के, उसके अमृत महोत्सव के तौर पर क्या बना रही है, वाणिज्यिक सप्ताह। क्लियर, ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, वाणिज्यिक सप्ताह। ठीक है, कब से कब तक चलेगा, 20 से लेकर 26 सितंबर 2021 तक। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 10th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। द 73rd प्राइम टाइम एनी अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन September 19, 2021 एट वेयर। आप जानते हैं कि एनी अवार्ड करके अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस जगह पे हुए, क्यों दिए जाते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है जो 73rd प्राइम एमी अवार्ड हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं। 73rd प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया, ए न्यूयॉर्क, बी लॉस एंजल्स, सी पेरिस या डी फ्रैंकफर्ट। ठीक है, इनमें से कहाँ पे जो एनी अवार्ड दिए, तो जो 73वां सेशन है, ठीक है, 73वां सत्र है, वो किस जगह पे आयोजित किया गया है। क्लियर, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। आपको बताना है कहाँ पे ये आयोजित किया गया है। क्लियर, आप इसको देख लीजिए फिर अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर, देखिए ए न्यूयॉर्क, बी लॉस एंजल्स, सी पेरिस या डी फ्रैंकफर्ट। एनी अवार्ड, ठीक है, एनी अवार्ड किससे रिलेटेड है, क्यों दिए जाते हैं और कहाँ से दिए जाते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका करेक्ट आंसर है बी लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स में एनी अवार्ड्स का जो 30वां सेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, लॉस एंजल्स में हुआ है। क्लियर, तो एनी अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है, टेलीविजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड ही माना जाता है एनी अवार्ड्स को। क्लियर, ये देखिए एनी अवार्ड 2021 कहाँ पे दिए गए, लॉस एंजल्स में। क्लियर, लॉस एंजल्स। क्लियर, और कहाँ किस फील्ड में दिए जाते हैं, ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, यूएस के द्वारा ये दिया जाता है। क्लियर, तो लॉस एंजल्स में ये हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। दिस इज़ फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं तो आप दिव्य दृष्टि IAS क्लासेस के ऑफलाइन बैचेस फूलबाग ब्रांच पर ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।